हेलो एवरीवन, मैं श्रेया और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दरोगा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे कि हमारी 3-4 क्लासेस हो गई हैं और हमारा भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन का जो चैप्टर था वो ख़त्म हो गया। अब हम आज नया करेंगे शुरू, जो होता है प्लासी का युद्ध 1757। ठीक है, इसके पहले की कहानी भी है जो आपको बता दूंगी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो प्लासी का युद्ध 1757 प्लासी वॉर। ये शुरू होता है। ठीक है, तो इसके पहले जैसे कि आपने देख लिया कि भारत में यूरोपियन कंपनी का आगमन कैसे कैसे हुआ, कैसे पुर्तगाल आए, अंग्रेज़ आए, डच आए, डेनिश आए, सारे सब आते गए। और फिर क्या हुआ कि बस कौन बचा रह गया? अंग्रेज़, जो अब भारत पे शासन करना शुरू करेगा। इसका मकसद तो नहीं था शासन करना, मतलब आप अंग्रेज़ को देखेंगे तो अंग्रेज़ का जो मकसद नहीं था शासन करने का, ये तो आए थे बस व्यापार करने। लेकिन कहते हैं ना कि नियति होती गई और हम करते चले गए। ठीक है, बात यही हुआ कि बस होते रहा और अंग्रेज़ धीरे धीरे अपना फैलाव बढ़ाते चले गए। तो भारत में शासन करने के लिए अंग्रेज़ आए, लेकिन उस समय वहाँ का बंगाल का जो गवर्नर था वो मुर्शिद अली खां। ठीक है, प्लासी के युद्ध के पहले एक स्टोरी है जो चलती है प्लासी के युद्ध के पहले कि मुर्शिद अली खां बंगाल का गवर्नर रहता है। ठीक है, अगर आप अंग्रेज़ वाला नहीं, कि अंग्रेज़ वाला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव रहता है। ठीक है, जो बंगाल में मुगल के गवर्नर रहते हैं वो मुर्शिद कुली खां रहता है। मुर्शिद कुली खां के बाद उसका जो दामाद है वो आता है शुजा-उद-दौला। ठीक है, क्या नाम था? शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला के बाद आता है, शुजा-उद-दौला अपना शासन करता है, लेकिन फिर उसका एक बेटा होता है जो अयोग्य होता है। ठीक है, मुर्शिद कुली खां का अयोग्य बेटा, मतलब कि शासन करने लायक नहीं होता है। फिर वो आता है, फिर वो ज़्यादा देर तक शासन कर नहीं पाया तो 1 साल तक उसने शासन किया। फिर उसके बाद कौन आता है? उसके बाद शुजा-उद-दौला आता है। ठीक है, उसके बाद अलीवर्दी खान आता है। फिर उसका जो दामाद होता है, अलीवर्दी खान की सबसे छोटी बेटी का जो बेटा होता है वो सिराज-उद-दौला, वो आता है। ठीक है, तो सिराज-उद-दौला आता है और सिराज-उद-दौला, आप जैसे आप देखे होंगे 1717 में मैंने आपको पढ़ाया था कि फर्रुखसियर ने अंग्रेज़ों को दस्तक प्रणाली के लिए मतलब हस्ताक्षर किया था कि आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कोई कर नहीं देना पड़ेगा बंगाल में व्यापार करने के लिए। तो शुजा-उद-दौला आते ही उसको हटाता है, तो अंग्रेज़ों के कहीं ना कहीं मन में खटक जाता है कि ये नवाब अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। अंग्रेज़ भी कुछ ऐसा करते हैं कि परमिशन लेते हैं कि हम फोर्ट मतलब कि अपना किला बनाएंगे, और उस किले में बंदूक, बारूद, तोप रखना शुरू कर देते हैं। और शुजा-उद-दौला क्या करता है, जब पता चलता है उसे, तो वो क्या करता है, उन सब को पकड़ के एक कमरे में बंद करता है। ठीक है, एक कमरा जो 18 फीट लंबा था और 14 फीट 10 इंच चौड़ा था, उस कमरे में बंद करता है। पूरे एक दिन के लिए बंद करता है, और 146 लोग एक कमरे में पूरा अड़स अड़स के बंद कर देता है, एकदम पूरा घुसा के। ठीक है, तो 146 लोग, और अगले दिन जब कमरा खोलता है तो बचते हैं कितने? 23। ठीक है, इस घटना को कहते हैं ब्लैक होल की घटना। ठीक, ये ब्लैक होल की घटना है और इतिहास में बहुत चर्चित रही है। उसमें से एक इतिहासकार बस आता है हॉर्नबेर। ठीक है, हॉर्नबेर। ठीक है, तो वो आता है, वो बचता है। फिर वो जाता है रॉबर्ट क्लाइव को बताता है। रॉबर्ट क्लाइव जब आता है अपना बंगाल में, और फिर यहाँ युद्ध छिड़ जाता है प्लासी का। प्लासी का युद्ध शुजा-उद-दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच होता है, मतलब बंगाल के नवाब और अंग्रेज़ों के बीच। और जीतता कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। अब यकीन नहीं मानेंगे
कि सुजाउद्दौला के पास 50,000 सैनिक थे और रॉबर्ट क्लाइव के पास सिर्फ 3200। क्यों हार गया? क्या दिक्कत थी कि हार गया? क्योंकि अपने ही घर में उसके विभीषण थे। ठीक है। मीर जाफर जो उसका सेनापति रहता है, अंग्रेज़ों ने उसे कहा कि भाई तुम इनके विरोध बोलो, इनके विरोध में रहो, ठीक है, इनके साथ ही रहो, पर पीछे से वार करना, नहीं तो ऐसे तो हारते नहीं सिराजुद्दौला, पीछे से वार हुआ तभी वो हारे। तो उनके क्या बोले कि उनके पीछे से वार करना, और फिर जब वो हार जाएंगे, मर गए, तो उसके बाद तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे, तुम बन जाओगे। तो चंद लालच के चक्कर में मीर जाफर को लगता है कि मैं तो अब बंगाल का नवाब बन जाऊंगा, अब मुझे किस चीज़ का डर रहेगा। तो इसलिए वो हाथ मिलाता है अंग्रेज़ों से। ठीक है। इसके बाद प्लासी का युद्ध होता है और रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है षड्यंत्र से, ना कि अपने खुद के वजह से। ठीक है, षड्यंत्र से जीतता है। अपना खुद का उसके पास बहुत कुछ था नहीं, तो षड्यंत्र किया और सिराजुद्दौला को हरा दिया और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। फिर उसके बाद मीर जाफ़र आता है, फिर उसके बाद मीर कासिम उसका दामाद बनता है, फिर वो दस्तक प्रणाली हटा देता है। मीर जाफ़र आता है, दस्तक प्रणाली लगा देता है, फिर मीर कासिम आके दस्तक प्रणाली हटा देता है। तो क्या होता है, उसके बाद मीर कासिम को वो लोग हटा देते हैं, भाई इसको बनाए ये भी किसी काम का नहीं, तो वहाँ से मीर कासिम को भी हटा देते हैं। फिर उसके बाद मीर कासिम को बड़ा बुरा लगता है, वो जाता है अवध के नवाब, ठीक है, अवध के नवाब के पास और शाह आलम द्वितीय के पास, इन दोनों के साथ त्रिसंयुक्त सेना बनाता है और फिर एक बार लड़ता है। तो उस समय हेक्टर मुनरो के साथ उसकी युद्ध होती है बक्सर का 1764 में। ठीक है, कब होता है? 1764 में। और 1764 में 1764 में इसका युद्ध होता है। फिर इसके बाद हेक्टर मुनरो 3 संयुक्त सेना को हरा देता है। ये बिल्कुल हेक्टर मुनरो कहीं बहुत तेज था, ये लोग अपने वजह से जीते थे, ना कि कोई षड्यंत्र। इन लोग के बीच में कोई षड्यंत्र नहीं था, इन लोग अपने पराक्रम के वजह से जीते हैं। और प्लासी के युद्ध के बाद ये बंगाल में विजय कर लेते हैं और बक्सर के युद्ध के बाद ये पूरे भारत में विजय कर लेते हैं। 1764 का युद्ध भी ये तीनों हार जाते हैं। उसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। 1765 में क्या होती है? इलाहाबाद की संधि होती है। अब हम देखेंगे इसी 1757 और इसी 1700 इसके बीच 1760 में आपको याद होगा मैंने अंग्रेज़ और फ्रांसीसी के बीच में युद्ध पढ़ाया था। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी सारी चीज़ें। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है, जिसमें उड़ीसा बिहार की दीवानी अंग्रेज़ों को चली जाती है। तो ये आज की पूरी कहानी है, जिसे हम आज लाइन बाई लाइन पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सबसे पहला और सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि मुर्शिद कुली खां। क्या है? इससे ना प्रश्न भी बनते हैं कि बंगाल का जो आखिरी गवर्नर है वो कौन है। ठीक है, तो इससे प्रश्न भी बनते हैं। ये क्या है? बंगाल का अंतिम गवर्नर। ठीक है, इससे क्या बनते हैं? इससे प्रश्न भी बनते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कौन? सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला मुर्शिद कुली खां का दामाद रहता है।
क्योंकि इसका बेटा अयोग्य रहता है, शासन करने के लायक नहीं रहता, तो शुजा-उद-दौला रहता है। कौन है? शुजा-उद-दौला। ये कौन रहता है? मुर्शिद कुली खां का गवर्नर। ये समझ रहे हैं ना? ये हम इसको लिख दूं? सॉरी, मुर्शिद कुली खां का दामाद रहता है, ठीक है। दामाद ये करता है शासन, ठीक है। तो सबसे पहले कौन रहता है? मुर्शिद कुली खां जो शासन करता है, उसके बाद शुजा-उद-दौला आता है जो मुर्शिद कुली खां का दामाद रहता है, ये शासन करता है। और एक आध साल के लिए इसका एक बेटा है, अयोग्य रहता है, अफजल खां, ठीक है। तो उसका क्या नाम है? अरे अफजल का कह रही हूँ, सरफराज खां। इसके बारे में क्वेश्चन नहीं बनते हैं सरफराज खां के बारे में, लेकिन हिस्ट्री में है तो मैं बता दूं। इसका कोई वर्णन नहीं मिलता है हर जगह, ठीक है। ये मुर्शिद कुली खां का अयोग्य बेटा होता है, तो ये शासन संभाल नहीं पाता है, ठीक है। तो ये शासन जब नहीं संभाल पाता है तो अलीवर्दी खां वो क्या होता है, वो शासन पे क्या करता है, अपना नियंत्रण कर लेता है और इसे हटा देता है, और वो क्या कर लेता है, अपनी सत्ता को प्राप्त कर लेता है। तो उसका क्या नाम होता है? अलीवर्दी खां, ठीक है। तख्ता पलट कर देता है अलीवर्दी खां। ये चलता रहता है इन लोग का, फिर इनका तख्ता पलट करता है कौन? अलीवर्दी खां, ठीक है। तो अब हम यहाँ से आ जाएंगे किस पे? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां तो क्या होता है कि मुर्शिद कुली खां का जब ये जो चल रहा है, मुर्शिद कुली खां ये बिहार का अंतिम गवर्नर रहता है। इसका क्वेश्चन पीसीएस में भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पीसीएस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो उसके बाद आता है सुराजुद्दौला, सुराजुद्दौला, ठीक है। सुराजुद्दौला के बाद सरफराज खां आता है, जो क्या होता है, मुर्शिद कुली खां का क्या होता है, बेटा होता है, लेकिन ये अयोग्य होता है और शासन कर नहीं पाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, अलीवर्दी खां आता है और तख्ता पलट कर देता है, उससे हथिया लेता है अपना शासन और वो शासन करता है। अलीवर्दी खां के समय में वो अपने समय में मराठों से ही जूझता रहा, मतलब उस समय मराठा युद्ध होते रहे तो वो उसमें परेशान रहे हैं अलीवर्दी खां, लेकिन ये अच्छे शासक रहे हैं। अलीवर्दी खां के कोई बेटे नहीं थे, ठीक है। तो अलीवर्दी खां के कोई बेटे नहीं थे, तो ये बात होती थी कि अब शासन आगे कौन बढ़ाएगा। इनकी 3 बेटियां थीं, ठीक है। तो उसमें षड्यंत्र तो होता था कि इसको बनना चाहिए, इसको बनना चाहिए, तो शासन अब आगे कौन बढ़ाएगा। तो इसकी जो सबसे छोटी बेटी थी, ठीक है, इनकी सबसे छोटी बेटी का छोटा बेटा, उसका क्या नाम था? सिराजुद्दौला, उसको मिलता है शासन, ठीक है। कितनी बेटियां रहती हैं? 3 बेटियां। सबसे छोटी बेटी का
छोटा बेटा। ठीक है, तो जो सबसे छोटी बेटी का जो छोटा बेटा था उसका क्या नाम था, सिराजुद्दौला। तो अब उसके हाथ में आता है शासन। ठीक है, तो अब यहाँ से कहानी शुरू होती है कि अली वर्दी खां की जो बेटी है उसका सबसे छोटा बेटा है, वो कौन है, सिराजुद्दौला। सिराज उद दौला। ठीक है, सिराज उद दौला अब आता है शासन में। तो ये पहले क्या करता है कि जैसा कि आपको मैंने पढ़ाया था कि 1717 में फर्रुखसियन ने दस्तक प्रणाली को मंजूरी दी थी। कब, 1717 में। नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि दस्तक प्रणाली, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे हमें बंगाल में व्यापार करना है तो जो अंग्रेज थे वो उसके लिए स्वतंत्र थे, कोई टैक्स नहीं देना होगा, कोई भी एक्स्ट्रा पैसा या कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना होगा, इसके लिए वो पूरी तरीके से स्वतंत्र थे। तो ये आता है सिराजुद्दौला, तो ये क्या कहता है कि पहले इस दस्तक प्रणाली को हटा देते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा मतलब सिराजुद्दौला वर्सेस अंग्रेज चल रहा था। सिराजुद्दौला वर्सेस अंग्रेज चल रहा था, तो अब सिराजुद्दौला आता है, कहता है कि पहले अब ये दस्तक प्रणाली हटा देते हैं हम। तो अंग्रेज का अच्छा ठीक है, गुस्सा तो था। ये क्या करता है, ये हटाता है दस्तक प्रणाली। खत्म कर देता है। अब सिराजुद्दौला से अंग्रेज नाराज। अब अंग्रेज से सिराजुद्दौला क्यों नाराज, क्योंकि होता ये था कि बंगाल में अगर कोई नया गवर्नर या नया नवाब बना है तो अंग्रेज आते थे, उन्हें भेंट देते थे उनके सम्मान में कि हाँ जैसे कुछ नया बना। ठीक है, तो जैसे कि आपके कॉलेज में ही कोई मतलब कि जैसे अगर आपके क्लास में ही कोई मॉनिटर बनता था नया, तो लोग मतलब आते थे कि हाँ भैया, टीचर्स वो बोलती थी, अप्रिशिएट करती थी। तो वैसे ही अंग्रेज़ भी क्या करते थे, उससे कई ऊपर की बात है कि अंग्रेज़ उन्हें भेंट देते थे। आपके स्कूल में तो दिया नहीं जाता होगा, और मेरे स्कूल में तो वैसे भी, क्योंकि मैं सरकारी स्कूल में थी, तो अंग्रेज़ भेंट देते थे सिराजुद्दौला को। ठीक है, सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ भेंट देते थे, और ये होता था कि उनके रिस्पेक्ट में कि भाई आप अभी नवाब बने हैं, गवर्नर बने हैं बंगाल के, तो इसलिए उनको भेंट दिया जाता था, जो अंग्रेज़ नहीं दिए। तो कोई भेंट नहीं। कोई भेंट नहीं। इनसे ये नाराज, इनसे ये नाराज, सिराजुद्दौला भी नाराज, अंग्रेज कुछ ज़्यादा नाराज, क्योंकि इनको भेंट नहीं मिला है ना, इनको तो टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है, तो वो ज़्यादा नाराज़ हो गए ना, अंग्रेज़ ज़्यादा नाराज़, उनको ये अच्छे नहीं लगे, भाई ये बंगाल का गवर्नर अच्छा नहीं है, इसको चेंज कराओ। और इनके घर में तो खुद ही महाभारत चल रहा था कि भाई ये कोई ना कोई षड्यंत्र तो करते हैं कि भाई इसे चेंज कराएं। इनकी मौसी भी इनके गवर्नर बनने से खुश नहीं थी। इनका सेनापति ये सोचता है कि भाई मैं साथ दे देता हूँ अंग्रेज़ों का, तो उसके बाद क्या होगा,
जब अंग्रेज जीत जाएंगे तो अंग्रेज इसके सेनापति को मिला लेते हैं अपने पास, ठीक है। इसका सेनापति कौन होता है? मीर जाफर। ठीक है, इसके सेनापति को अपने पास बुला लेते हैं। कहते हैं कि भाई देखो, अगर तुम जीते, ठीक है, अगर हम जीते तो क्या होगा कि मैं तुम्हें बंगाल का अगला नवाब बना दूंगा, आराम से खाना पीना रहना, कोई दिक्कत ही नहीं। तो कहे ठीक है भाई, सेनापति से अच्छा तो नवाब बन जाऊं मैं, है कि नहीं। तो इसलिए वो उसका साथ दे देता है, आराम से जिंदगी मौज चलेगी अपनी। मीर जाफर किसका साथ देता है? अंग्रेज़ों का साथ दे देता है, और अपने ही सिराजुद्दौला के साथ क्या कर देता है? गद्दारी कर देता है, ठीक है। इसी वजह से सिराजुद्दौला हारता है, एक रीज़न यही होता है, गद्दारी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये हुआ, बात चलती रही कि नहीं सिराजुद्दौला सही नहीं है, उन्हें हटाना चाहिए। अंग्रेज़ कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर कर रहे थे। बात ये होता है, अब अंग्रेज़ आते हैं और बोलते हैं सिराजुद्दौला से कि हमें किला बनाना है, ठीक है, फोर्ट बनाना है, आप हमें उसकी अनुमति दे दीजिए, ठीक है। तो सिराजुद्दौला कहता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बनाइए आप। तो अंग्रेज़ अपना किला बनाना शुरू करते हैं, और पता चलता है सिराजुद्दौला को कि उस किले में वो तोप भी रख रहे हैं, गोली बारूद भी रख रहे हैं। मतलब आप मेरे जगह पे आके मेरे विरुद्ध षड्यंत्र शुरू कर रहे हैं। तो उस किले में जितने थे सबको बंदी बनाता है कौन? सिराजुद्दौला, ठीक है। तो क्या होता है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना क्या है अब हम जानते हैं। तो उस किले में जितने लोग थे उन सबको बंदी बनाता है सिराजुद्दौला। कितने लोग थे? 146 लोग थे। 146 लोग थे। 146 लोग को वो क्या करता है? बंदी बना लेता है और एक कमरे में रखता है। आप समझ रहे हैं, एक कमरा जो 18 फीट लंबा हो और 14 फीट 10 इंच चौड़ा हो, ठीक है, 14 फीट 10 इंच चौड़ा हो, तो उस कमरे में 146 लोग कैद हैं। तो क्या हालत हुई होगी उस दिन? लोग सांस तक नहीं ले पा रहे होंगे, दम घुट के मर गए थे 123 लोग। बचे कितने? 23 लोग जो बचे उनमें एक इतिहासकार था। इस ब्लैक होल की घटना में 146 लोग थे जिसमें से बचते हैं 23, और इन 23 में एक इतिहासकार रहता है जिसका नाम होता है हॉर्नबेल, ठीक है, इतिहासकार। एक अब्दुल करके भी थे मुस्लिम इतिहासकार, लेकिन उन्होंने अपनी पुस्तक में ऐसा कुछ नहीं लिखा। हॉर्नबेल बताता है हॉर्नबेल अब ये जाता है, एकदम घबराया हुआ रहता है कि भाई ऐसे जान बच के निकल रहा है। जाता है रॉबर्ट क्लाइव को बोलने। रॉबर्ट क्लाइव रहता है भारत में, तो आता है और देखता है बंगाल में, तो इसको बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस चीज़ के लिए। तो वो कहता है कि अब हम क्या करें, मतलब अब हम इन लोग को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है
कि इसके बाद जब 1757 की क्रांति होती है, प्लासी का युद्ध होता है, उसी के पहले एक अलीनगर की संधि होती है। ठीक है, अलीनगर की संधि क्या कहती है कि देखिए आपकी जो भी क्षति हुई है, ठीक है, सिराजुद्दौला कहता है अंग्रेज़ों से कि आपकी जो भी क्षति हुई है हम उसे क्या करेंगे, हम उसका भुगतान करेंगे। दूसरी बात, आप हम पे आक्रमण नहीं करेंगे, आगे से शांति बनाए रखेंगे, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप भी हमारे साथ सहयोग करते रहेंगे तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि वैसे ये अलीनगर की जो संधि है ये बहुत ज़्यादा पूछी नहीं जाती है। ठीक है, तो ये हुआ कि अगर आप भी हमारे साथ सहयोग बनाए रखते हैं तो हम भी आपके साथ सहयोग बनाए रखेंगे। ठीक है, तो ये अलीनगर की संधि किसके बीच होती है? बंगाल के नवाब यानी सिराजुद्दौला के बीच। सिराजुद्दौला और अंग्रेज। ठीक है, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव नहीं मानता है। आखिर में वो ये होता है ना कि अब हम शांति से रहेंगे, ठीक है, अब हम अपनी संधि को बनाए रखेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव नहीं मानता है। वो जाके ना चंद्रनगर को लूट लेता है और उसे हथिया लेता है। ठीक है, अब उसके बाद दोनों ही गुस्सा गए। अब युद्ध होगा, तगड़ा युद्ध होगा, और वो युद्ध का नाम होगा प्लासी का युद्ध। ठीक है, सबने एक एक कोशिश की कि सुलझ जाता है, मामला सुलझ जाता है, नहीं। ठीक है, तो अब कौन सा युद्ध होगा? प्लासी का। वो अब आते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट है, 1757 का वॉर, प्लासी वॉर। ठीक है, 1757 प्लासी युद्ध। ठीक, प्लासी का युद्ध होता है किसके बीच? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ठीक है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच होता है ये युद्ध। इसके पास होते हैं 50,000 सैनिक, इसके पास होते हैं 3200 सैनिक, इसके पास एक और चीज होता है, मीर जाफर। जो इसका सबसे बड़ा हथियार होता है। मीर जाफर कौन होता है? सिराजुद्दौला का सेनापति होता है। तो मीर जाफर अंग्रेज़ों से मिल जाते हैं, ठीक है, लालच के चक्कर में, और सिराजुद्दौला को क्या करते हैं? सिराजुद्दौला को अपने षड्यंत्र में फंसा देते हैं। इनकी सारी बातें जाके उनको बता देते हैं ताकि वो युद्ध में जीत जाए। ठीक है, क्या क्या प्लानिंग हो रही है वॉर की, कहाँ क्या रखा है, कहाँ क्या है, आप उसको कैसे मारिएगा, हम ये भी बता दे रहे हैं। ठीक है, तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होता है 1757 का प्लासी का युद्ध। और मीर जाफर क्या करते हैं? मीर जाफर
अंग्रेज़ों से मिल जाते हैं। ठीक, अंग्रेज़ों से ये मिल जाते हैं, जिसके बाद क्या होता है, जाहिर सी बात है, रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है और सिराजुद्दौला हार जाता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछता है कि 1757 की क्रांति, प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 में। और सबसे बड़ी बात ये पूछता है कि ये जो सब कुछ चल रहा है वो कहाँ चल रहा है, बंगाल में। किसके लिए चल रहा है, बंगाल का नवाब बनने के लिए। तो प्रश्न ये पूछता है कि किस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल पे विजय कर लिया, तो प्लासी का। ठीक है, प्रश्न यही होता है कि प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल पर विजय किया। ठीक है, तो क्या हुआ कि प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल पे विजय कर लिया। ठीक है, तो प्रश्न इसका 2 पूछता है, 3 पूछता है। पहला, प्लासी का युद्ध कब हुआ, किस युद्ध के बाद बंगाल पे विजय कर लिया अंग्रेज़ों ने, तो प्लासी के युद्ध के बाद। तीसरा क्वेश्चन कि प्लासी का युद्ध किन 2 लोगों के बीच में हुआ था, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। मुझे लगता है आपको प्लासी का जो ये युद्ध है पूरी तरीके से इसके बारे में पता चल गया होगा। अब इसके आगे कोई डाउट नहीं होगा कि प्लासी का युद्ध क्या था और क्यों हुआ। ठीक है, अब ये मीर जाफर की कहानी शुरू होती है यहाँ से। मीर जाफर, अरे यार, ठीक है, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है मीर जाफर की। तो मीर जाफर अब कौन बन गया, बंगाल का नवाब बन गया। इसने क्या किया, जो दस्तक प्रणाली वो हटा दिया, इसने फिर लगा दिया। ठीक है, अंग्रेज़ों के पक्ष में अपने निर्णय लेने लगा, सब कुछ करने लगा अंग्रेज़ों के पक्ष में। जो अंग्रेज़ कहते थे जी भैया, जी भैया करके उनकी जी हुजूरी करने लगता था। ठीक है, तो उनके पक्ष में अपना निर्णय लेने लगा। अब इसके बाद क्या होता है कि एक टाइम आता है जब लगता है कि यार मैंने इसकी बहुत जी हुजूरी कर ली। ठीक है, अब मैं सही नहीं हूँ यार, मुझे लगता है मैं गलती किया। तो फिर क्या करता है कि अब इनके विरुद्ध ये फिर अपनी कानून लाने लगता है। अंग्रेज़ कहते हैं भैया मैंने बैठाया है तुम्हें वहाँ पे, तुम फिर मेरे विरुद्ध कानून लाने लगे, हटाओ इसको। पहले इसको हटा देता है, इसके दामाद को बैठाता है। तो इसका दामाद कहता है कि अरे भैया हम बहुत अच्छे हैं, हमें बैठा दीजिए। तो इसके दामाद को बैठा देता है कि हम आपके पक्ष में, एकदम पक्ष में बोलेंगे, एकदम पक्ष में। तो इसके दामाद को बैठा देता है मीर कासिम को। तो इसका दामाद कौन होता है, मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम। अब मीर कासिम आया तो अच्छा बन के कि भैया हम आपके एकदम पक्ष में बोलेंगे। उसके बाद होता क्या है कि बंगाल का नवाब बना देता, कहता अब तुम गद्दी पे बैठ गए, अब तो मेरा शासन है भैया। अब फिर ये दस्तक प्रणाली हटा देता है, कहता है दस्तक प्रणाली हटा देता है और कहता है कि
नहीं, जो जो कर देना था व्यापार करने के लिए, आपको व्यापार करने के लिए कर देना ही पड़ेगा। दस्तक प्रणाली हटा देता है, ठीक है। दस्तक प्रणाली हटा देता है, ठीक है। उनके ही विरुद्ध षड्यंत्र शुरू कर देता है। अपनी कैपिटल मुजफ्फरनगर से मुंगेर कर देता है, और मुंगेर में अपने थोड़े गोली बारूद का अपना थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कि भैया कैसे बना रहे देखते हैं, अपना धीरे धीरे हम भी कारखाना बैठाएंगे तगड़ा। तो अपना क्या करता है, ये कारखाना बैठाता है अपना मुंगेर में, अपना सेफ कैपिटल भैया आप अपना मुजफ्फरपुर हटा के मुंगेर कर देते हैं। मुंगेर में अपना एकदम सेफ कैपिटल बैठाएंगे, ठीक है। तो अपना क्या कर देता है, कैपिटल चेंज। अब अंग्रेज़ों को पता चल जाता है। अंग्रेज़ कहते हैं कि भैया हमने तो सोचा था कि ये बहुत अच्छा है, अब ये हमको तो बोला था कि हम आपके एकदम साथ हैं, जो जो आप कहेंगे वो करेंगे, सारा काम तो ये उल्टा कर रहा है, हमारे विरुद्ध ही षड्यंत्र शुरू कर दिया इसने। हटाओ इसको, पहले जल्दी हटाओ। अब इसको हटा के किसको बैठाएगा, पुराना ही वाला सही था यार, ये नया वाला सही नहीं लग रहा मुझे, पुराना वाला सही था। तो फिर ये मीर जाफ़र को बैठा देता है, भैया तुम ही सही थे, देखो अब तुम मेरा बात सुनना अच्छे से, तुम अब मेरी पूरी बात सुनना, और जो जो मैं कहूँगा वो करना। हम माफ़ी चाहते हैं कि मैंने तुम्हें हटा के तुम्हारे दामाद को बैठा दिया, हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन तुमसे अच्छा तो कोई और था ही नहीं। तो अब फिर ये मीर जाफ़र को बैठाएंगे, तो पुनः बैठाता है, बैठता है। अब मीर जाफ़र तो बैठ गया, मीर कासिम वो उसका दिमाग खराब हो गया, तुमने मुझे हटाया कैसे भाई। अब ये मीर कासिम जाएंगे, अरे भैया अब ये मीर कासिम जाएंगे लखनऊ के नवाब के पास, अवध के नवाब के पास, ठीक है। भैया देखिए ये सब क्या हो गया, मैं वहाँ नवाब बना, हटा दिया गया। अब आप सबके मन में गुस्सा तो फूटा था, ठीक है। तो अब क्या है कि चलिए हम लोग मिलते हैं और अपना संयुक्त सेना बनाते हैं और हमला कर देते हैं इन लोग पे, क्योंकि इन लोग का मन बढ़ते जा रहा है, अब इन्हें रोकना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अवध के नवाब के पास चल जाता है। तो अवध का नवाब और उसके साथ साथ अवध के नवाब के साथ 3 संयुक्त सेना बनती है इनकी। तो अवध के नवाब के साथ साथ कौन जाता है, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। तो कौन जाता है, शाह आलम द्वितीय। तो अवध का नवाब जो रहता है सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला के पास जाता है। फिर ये क्या किसके पास जाता है, दूसरा शाह आलम द्वितीय के पास जाता है। और तीसरा ये कौन होता है, स्वयं खुद होता है मीर कासिम, ठीक, खुद होता है मीर कासिम। मीर कासिम अब कहता है देखो अकेले वो सिराजुद्दौला को तो हरा नहीं पाया, षड्यंत्र किया,
अब तो हम 3 हैं, अब देखते हैं कैसे हराता है। अब हम करेंगे युद्ध। तो अब करता है युद्ध। जो युद्ध होता है उस युद्ध का नाम है बक्सर का युद्ध। ठीक है, ये सब मिलके एक युद्ध करते हैं। सत्रह सौ चौसठ में देखते हैं अब कैसे हराएगा। अब तो हरा नहीं पाएगा। तो अब क्या करता है, अब युद्ध होता है अंग्रेज और हेक्टर मुनरो के बीच। हेक्टर मुनरो भी अच्छा खासा था। वो कहा कि भैया हमको हल्के में लिए पड़े हैं क्या। तो होता क्या है, 3 संयुक्त सेना वर्सेस हेक्टर मुनरो। ले मुनरो जी तो तीन संयुक्त सेना वर्सेस हेक्टर मुनरो। अब हेक्टर मुनरो कहता है आओ लड़ते हैं, मजा आएगा। तो लड़ाई होती है। ठीक है, लड़ाई होती है तो ये हार जाते हैं, ये हार जाते हैं और हेक्टर मुनरो जीत